हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू रिसर्च ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जो जूनियर लेवल साइंस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं उसका पार्ट 2 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, भारी बोझ उठाने वाले कुली सदैव ही अपने पास एक लंबा कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चकती की आकृति में लपेटकर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि अपने सिर के बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा सकें। इससे होगा क्या, चलो समझते हैं। एक फार्मूला अगर आपको याद हो, P इज इक्वल टू एफ बाई ए। दाब है, प्रेशर है, P एफ फोर्स है, ए एरिया है। अब देखिए, अगर आप एरिया को बढ़ा दें, एरिया अगर बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, दाब घट जाएगा। अब वो पगड़ी बना के क्या करता है, मान लो वो पगड़ी बनाया, इस तरीके से सिर पर रख लिया आपने। ठीक, ये है कुली। ठीक, इसने क्या किया, अपने सिर पर रख लिया। तो सिर पर रखने से क्या होता है, इसका जो एरिया है, जो सामान रख रहा है, यहां जो सामान रख रहा है उसका जो एरिया है वो ज्यादा कवर हो रहा है, इस पे ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एरिया जब ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से जो प्रेशर यहां लगता है, प्रेशर जो है कम हो जाता है। ठीक है, तो कुली इससे कम दाब फील करता है। तो ये समझ लीजिए कि वो जो गुर्री एक तरीके से बनाता है, जो उसका वो बनाता है, वो इसीलिए बनाता है ताकि आपको कम प्रेशर, उसको कम प्रेशर लगे। ठीक है, भार उसको कम प्रतीत हो। तो इसका कौन सा आंसर होगा? सी आंसर होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। अपने सिर के बोझ के संपर्क वाले क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इसको बढ़ाता है, और इसीलिए बढ़ाता है ताकि प्रेशर कम हो और उसको भार कम फील हो ज्यादा बोझ उठाने पर भी। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सितार बजाने से पूर्व, सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और उचित प्रकार के झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है, क्या समायोजित करता है? सितार के डोरी का तारत्व, सितार की डोरी का तारत्व। आप देखिए, इसको समझ लेते हैं। सितार बजाने के पूर्व कोई वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है। वह उस सितार की डोरी का तारत्व सही करता है, क्योंकि तारत्व जितना अधिक होगा आवाज उतनी मधुर होगी। क्या? तारत्व जितना अधिक होगा आवाज उतनी ही मधुर होगी। ठीक है, और डोरी का तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व जो है किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है, और आवृत्ति इस तरीके से गिवन है। आवृत्ति का फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी बाई एम। और टी क्या है? डोरी का तनाव है, डोरी का टेंशन है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि वो जो है सितार वादक जो है डोरी में क्या करता है, वो बार बार उसके तनाव को क्यों एडजस्ट करता है? ताकि उसके तारत्व को एडजस्ट कर सके, और तारत्व जितना अधिक होगा उस सितार की ध्वनि भी उतनी ही अधिक होगी। और तारत्व किस चीज पर निर्भर करता है? तारत्व जो निर्भर करता है वो डोरी की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए, जब उच्चतर कक्षा में
बच्चे शोध कार्य करते हैं, जब उच्चतर कक्षा में बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह क्या है। देखो, शिक्षक जो इस समस्या से जूझता है वो क्या है कि बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना तथा प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। क्या है कि बच्चे जब उच्चतर कक्षा में बच्चे जब शोध कार्य करते हैं तो वो क्या करते हैं कि जनरली जो स्टैंडर्ड बुक्स है या स्टैंडर्ड शब्दकोश है उससे सेम टू सेम चीजों को कॉपी कर लेते हैं। ऐसा करने से रोकना ही सबसे बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है उच्चतर स्तर पर। जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकने एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें देखिए, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके उसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। तो ये काम करता है कौन? अग्नाशय ये कार्य करता है। आहार नाल का अग्नाशय वह भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके उसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। उसे कहाँ संग्रहित करता है? पित्ताशय में संग्रहित करता है। ठीक है, कौन? अग्नाशय। ठीक है, कहां से लेता है? आहार नाल का अग्नाशय वह भाग है जो यकृत से पित्त रस को लेकर उसे कहां लाता है? पित्ताशय में लाकर संग्रहित कर देता है। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है अग्नाशय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पाठ से पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं? किस पाठ से पहले? तो देखो, जो निगमात्मक पाठ होता है तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सामान्य नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। किसी पाठ को निगमनात्मक विधि से पढ़ाते समय सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, डेरिवेशनल जो चैप्टर्स हैं उसके लिए है ये कि निगमनात्मक चैप्टर। ठीक है, डेरिवेशनल जो चैप्टर्स हैं जिसमें डेरिवेशन ज्यादा होते हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है? सामान्य नियम को बताया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग उदाहरण की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक हैं। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक क्या होते हैं? फसलों के लिए पोषक होते हैं, आपको याद भी होगा, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, NPK आपको याद रखना है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए, विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? पूर्व अधिगम पर आधारित निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। विज्ञान पाठ्यचर्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक? तो विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना क्यों बनाते हैं, इसके लिए बताना था। तो पाठ्यचर्या योजना क्यों बनाते हैं कि पूर्व अधिगम से निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। ठीक है,
आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें देखते हैं, व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प आ जाते हैं, खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? देखो, क्रैम्प या खिंचाव जो मांसपेशियों में होता है, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है लैक्टिक अम्ल की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से होता है? लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। लैक्टिक अम्ल जमा होने की वजह से होता है, और ये तब होता है जब अवायवीय श्वसन होता है। क्या होता है? अवायवीय श्वसन। ऐसा श्वसन जिसमें जो है ऑक्सीजन कम हो जाता है शरीर में, तब आपका क्या होता है? मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। ठीक है, मांसपेशियों में ऐंठन तब होती है जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है, या सिंपली कह लो आप ऑक्सीजन कम होने लगता है। ठीक है, जब जब हमें भारी शारीरिक श्रम व्यायाम कर रहे होते हैं तब ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि मांसपेशियों द्वारा इसकी मांग होती है। मांसपेशियों द्वारा इसकी मांग बढ़ जाती है, जिससे जो है ऑक्सीजन की कमी होती है। अब इस केस में क्या होगा? जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट जो है लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होने लगता है। पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होने लगता है, जिसकी वजह से लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, और इसके कारण जो है मांसपेशियों में क्या होने लगता है? ऐंठन होने लगता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा? आंसर डी जो है इसका करेक्ट होगा। ये सी नहीं बल्कि डी होना चाहिए, जिसमें पायरुवेट का जो है लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना होता है। और इससे आराम पाने के लिए क्या करना चाहिए? गर्म पानी से स्नान करें, मालिश करें, मांसपेशियों में ऐंठन से राहत मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग। अतः शारीरिक श्रम करने के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन होती है, यह पायरुवेट के लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होने के कारण होती है। तो इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर सही होगा आपका डी, जिसमें पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। ठीक है, इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल की कितने बल की जरूरत पड़ेगी? अब देखिए, ये आपकी एक क्षैतिज पृष्ठ है। ठीक है, अब इस पर कोई पिंड जो है आपका फिसल रहा है एक फिक्स स्पीड से, जो कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, नियत स्पीड से। ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से फिसल रहा है, और इसका मास कितना है? 5 kg। अब देखिए, अगर कितने बल की, देखो एक तो मैं ऐसे ही इसका आंसर सोच सकते हैं हम लोग कि क्योंकि ये घर्षण रहित है, घर्षण है ही नहीं, तो ये जो है इसका वेग तो कांस्टेंट ही रहेगा। इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो घर्षण रहित है, तो इसमें तो कोई घर्षण लग ही नहीं रहा, तो उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट बनी ही रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ठीक है, अब कह रहे हैं कितने बल की जरूरत पड़ेगी? जब जब न्यूटन का तो गति का जो प्रथम नियम यही है, जब कोई वस्तु जो है फ्रीली गति कर रही है और उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, तो वो सदैव उसी स्पीड से गति करती ही रहेगी। तो इसमें बल की जरूरत ही नहीं है, बल तो इसमें जीरो होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही होगा वो आंसर सी सही होगा। ठीक है, अब वैसे भी देख लें, हम इसको अगर देखें, आपको याद होगा बल F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू होता है ma।
और त्वरण जो होता है आपका, त्वरण जो होता है ए इज इक्वल टू क्या होता है, डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी। वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है, यहां पहले भी 10 है और बाद में भी 10 है, पहले भी 10 है बाद में भी 10 है, ठीक है। और समयांतराल कुछ भी आप कंसीडर कर लो, डेल टी। तो इस तरीके से त्वरण तो आपका 0 हो गया। अब त्वरण जब 0 हो गया तो फोर्स कितना होगा, 0 नहीं होगा, 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे द्रव्यमान कितना भी हो। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, जो कि होगा 0 न्यूटन। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस समुच्चय को चुनिए जो पाचन का कार्य नहीं करते हैं। तो इसमें क्या है, ग्रसिका, मुख गुहिका और मलाशय, ये क्या होते हैं, पाचन तंत्र में शामिल नहीं होते हैं। ग्रसिका, ग्रसिका, मुख गुहिका और मलाशय, ये पाचन तंत्र के तो भाग हैं, बस पाचन कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र के भाग तो हैं बट पाचन का कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो इसका आंसर क्या हुआ, ग्रसिका, मुख गुहिका और मलाशय। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पार्ट 2 में पूरा कवर कर लिया 10 क्वेश्चन, और पार्ट 3 में हम लोग कवर करेंगे लास्ट के 10 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पेपर के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल पर बने रहें। थैंक यू।